बार बार ये क्वेश्चन आता है, सर हाउ टू राइट लॉ पेपर्स। मैं एलएलबी एलएलएम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीए सीएस सीएमए ऑल लेवल्स की बात कर रहा हूं। ओके, आई हैव गिवन ऑल लेवल एग्जाम्स ऑफ सीए सीएमए and I have taught and mentored thousands of students of CS course. So I'm in good position to tell you कि CA, CS और CMA जो sister courses है, इसमें अपने को कैसे पेपर लिखना चाहिए, प्लस the same can be applied to BCom and MCom etc. जो बेसिक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं हमारे यहाँ, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे हिसाब से जनरली स्पीकिंग देर आर 4 different types of questions and of course there can be others. There can be a unique category which is answer in one word. Comment, या तो state whether it is true or false, या तो give whether the contract is valid or void. Correct everyone? With reasons. अब उसको अलग तरीके से लिखना है। अब 2 मार्क का होगा तो उसमें पहले आप लिखोगे contract is void, contract is valid, the statement is incorrect. नीचे आप रीजनिंग वन सेंटेंस में दोगे तो वो अलग हो गया, उसका मैं डिस्कशन अभी नहीं कर रहा। आई एम डिस्कसिंग 4 मेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हम सबके जो पेपर है सीएससीएस सीएमए के, इसमें टिपिकली 3 to 8 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, 3 to 8 मार्क्स, एम आई राइट? और जनरली स्पीकिंग ऑन एन एवरेज 4 to 5 जनरली आप देखोगे क्वेश्चंस सीए सीएस सीएमए ऑल लेवल्स 4 to 5 मार्क्स जनरली स्पीकिंग। तो मैं वो वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। ऑल्सो एवरीवन, दिस इज माय ओपिनियन, faculties and teachers can have their own opinion. It may not necessarily be true or in agreement with other paper checkers and invigilators and other teachers. This is absolutely okay everyone. ये मुझे लगता है with my knowledge and experience कि आपको ऐसा लिखना चाहिए। सबसे पहले तो एवरीवन, एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी। XYZ कंपनी है, उसके अंदर ये हुआ, उसके अंदर वो हुआ, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सी और डी पार्टनरशिप में ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो कौन सही है कौन गलत है, हुज कंटेंशन इज करेक्ट एंड हु इज इनकरेक्ट। ठीक है एवरीवन, तो वो हो गया एक टाइप का केस स्टडी। तो ये केस स्टडी अगर मान लो मैंने आपको पूछ लिया केस स्टडी, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, मैंने केस स्टडी पूछ लिया कि एक पर्सन है जो अपना हवाई जहाज उड़ाते हुए मर गया और उसकी वाइफ ने बोला कि कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, दिस पर्सन इज अ सेपरेट पर्सन, उसको कॉम्पेंसेशन दो। तो ये केस लॉ वाला हो गया, ये ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग कंपनी का कोर्ट केस हो गया। वैसे अगर मैंने पूछ दिया माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, और नैश वर्सेस इनमैन, और राघवा चेरियर, वो वाला एक क्वेश्चन था, वो केस स्टडी है, वैसा कुछ केस स्टडी हो सकता है। तो ये हो गया विद केस लॉ। और केस लॉ वाले तो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, उसमें सेक्शन डालो, उसमें केस लॉ डालो और अप्रोप्रिएटली लिखो। मैं एक चीज में बिलीव करता हूं, आपकी जनरेशन के बच्चे ये ओवर थिंक, यार मैं तो सीए में बन गया, उसके बाद में मेरे को बच्चों ने पूछना शुरू किया सर फॉर्मेट कैसे लिखना है। अरे क्या फॉर्मेट लिखना है यार, सुनो ना, अगर तुम्हें आता है तो तुम सेंसिबली लिख सकते हो, कैसा भी लिखो सेंसिबली, यू विल गेट मार्क्स। You people overthink, your generation over। मेरे को 100 बच्चे एटलीस्ट आउटसाइडर्स ने बोला, मेरे तो स्टूडेंट्स ने बोला, 100 आउटसाइडर्स ने मुझे बोला, वो आर नॉट माय स्टूडेंट, सर पेपर कैसे लिखना है, आपके यूट्यूब पे दिख नहीं रहा पेपर कैसे लिखना है। बाय द वे यू लुक एट एनी लेक्चर, उसमें क्वेश्चन आंसर मैं हमेशा बताता हूँ, इन एवरी लेक्चर बताता हूँ आंसर कैसे लिखना है पेपर में। बट यू पीपल आर ऑब्सेस्ड। तो मेरे को क्या लगता है स्टूडेंट्स, पहले तो नॉलेज होना चाहिए, नंबर 1 इज नॉलेज और नंबर 2 इज एप्लीकेशन ऑफ माइंड। और क्या फॉर्मेट लिखना है ये आप खुद से डिसाइड करोगे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से रेडीमेड इतना तो होना चाहिए, रेडीमेड फॉर्मेट में आपको दे रहा हूं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कौन सा होता है, विदाउट केस लॉ। विदाउट केस लॉ में क्या होता है, ए और बी का कुछ एग्रीमेंट होता है, ब्रीच हो जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, व्हाट नॉट। तो ये सारी चीज होती है। यहाँ पे केस लॉ कोई नहीं होता, या तो हमारे बुक्स में केस लॉ नहीं दिया हुआ, हमारे सजेस्टेड में, हमारे आरटीपीस पे, हमारे मॉड्यूल्स में नहीं दिया हुआ, तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं लॉ को अप्लाई करके। तो पहले ये कैटेगरी के क्वेश्चंस को देख लेंगे, यस और नो एवरीवन, दिस इज द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस। वो ये टाइप के होते हैं केस स्टडी क्वेश्चन, या तो विद केस लॉ या विदाउट केस लॉ। आई होप एवरीवन इज विद मी। चलो मैं सिचुएशन नंबर 1 में चला जाऊं, केस स्टडी क्वेश्चन विद केस लॉ। एवरीवन, सबसे पहले तो आप रिलेटेड प्रोविजन लिख दो, सेक्शन, रूल, नोटिफिकेशन। एवरीवन क्या, नोटिफिकेशन। कभी कभी एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कभी कभी सेबी का नोटिफिकेशन आता है, ये सिचुएशन में ऐसा करना। टैक्स के अंदर सीबीडीटी,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नोटिफिकेशंस होते हैं जो क्लैरिटी देते हैं कि जो एमपी और एमएलए है उनका जो पेमेंट है वो सैलरी में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेक्शन रूल्स होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, या तो फिर नोटिफिकेशंस होते हैं। ये आपको पहले पता होना चाहिए। सर कैसे हमें पता होगा? वेरी इजी, जब भी पढ़ाई करो हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट एरियाज और इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस होते हैं, वो आपको पढ़ के लेने। जो क्लास में वो तरीके से ही हम सिखाते हैं, वो अप्रोच से हम सिखाते हैं, राइट। उसके बाद में एवरीवन आपको फैक्ट्स ऑफ द केस, जो ऊपर का केस है उसके आपको फैक्ट्स लिख देने। आप ऐसा भी कर सकते हो केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर, दैट यू राइट द फैक्ट्स ऑफ द एक्चुअल कोर्ट केस। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ कोर्ट केस मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, तो मोहरी बीबी वॉज द वाइफ ऑफ मनी लेंडर। धर्मदास घोष, व्हेन ही वाज अ माइनर, ही टुक द लोन एंड ही गेव हिज प्रॉपर्टी का हाइपोथिकेशन, सॉरी इट वाज अ मॉर्गेज, इट वाज एन इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी, धर्मदास घोष का। आपको समझ में आ रहा है? तो फैक्ट्स लिख दो। फिर कुछ तो लोन था 10,500 रुपए का, आई डोंट रिमेंबर दैट, बट हाँ कुछ तो 10,500 रुपए का लोन था। एंड देन द धर्मदास घोष द माइनर बिकेम मेजर, और मेजर होने के बाद उसको स्यू किया। तो ये सारी चीजें। अच्छा, प्रोविजन में आपने क्या लिखा होगा? कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड ab initio। ab initio मतलब कि सिंस द बिगिनिंग, सिंस द इंसेप्शन। उसके बाद में माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी इवन व्हेन ही इज मेजर। द रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट माइनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो माइनर के। मेरा पॉइंट ये, जिस बच्चे को प्रोविजन पता है वो तो ऑटोमेटिक लिख देगा, जिसको नहीं पता वो लिखेगा ही नहीं। यू इफ यू हैव स्टडीड प्रॉपरली यू नीड नॉट वरी कि फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट विल ऑटोमेटिकली फ्लो। डिड यू अंडरस्टैंड? उसके बाद में आप कोरिलेट करो, द फैक्ट्स ऑफ द अबव केस आर सिमिलर टू द कोर्ट केस मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, एंड देन यू राइट कंक्लूजन। कंक्लूजन पता है क्या होता है? सेम सेंटेंस जो लिखा है ना, द फाइनेंस मैनेजर इज कंटेंटिंग की ऐसा होना चाहिए, तो आपको लिखना है द कंटेंशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन ये नहीं होता, या ये होता है। Did you understand everyone? That is your conclusion. अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा लिखना है क्या? प्रोविजन अंडरलाइन, फैक्ट्स ऑफ द केस अंडरलाइन, सर एनालिसिस अंडरलाइन, और उसके बाद में कंक्लूजन अंडरलाइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉर्मेट नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। अगेन एज आई सेड, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मेरा ओपिनियन कोई दूसरे फैकल्टी, कोई दूसरे टीचर के साथ क्लैश हो सकता है। इज इज ओके एवरीवन? बट for papers like CA foundation level, CMA foundation level, like CS executive level, like CA inter level, जो काफी basic level है, this is not final level, you may prepare this format if you are damn sure what you are doing is right. और एक चीज याद रखना एवरीवन, कंसिस्टेंसी। और एक की क्या चीज याद रखोगे? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि अगर पहले क्वेश्चन में फॉर्मेट बना है तो दूसरे में भी होना चाहिए, तीसरे में भी होना चाहिए, चौथे में भी होना चाहिए, पांचवें में भी होना चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट ऑन एंड ऑफ यूज द फॉर्मेट एंड ड्रॉप इट। कोई भी केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा तो ये फॉर्मेट आप बना सकते हो, यू कैन डू इट। इनफैक्ट ये फॉर्मेट से बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, बट इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। इससे आप मेक भी हो सकते हो, ब्रेक भी हो सकते हो, बन भी सकते हो, कट भी सकते हो। अभी कोई मतिमंद होगा स्टूडेंट, पढ़ाई की नहीं है, दिमाग भी है नहीं, कुछ भी बकवास लिखोगे आप तो एग्जामिनर को दिख के आ जाएगा कितना नॉनसेंसिकल आपने लिखा है, बस एग्जामिनर को समझ ही जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, यू आर एबल टू प्रिपेयर द फॉर्मेट फॉर ऑल द क्वेश्चन, फैंटास्टिक, नथिंग लाइक इट। आई पर्सनली नेवर प्रिपेयर्ड द फॉर्मेट। हाँ, बट मैं पहले सेक्शन लिखता था, ट्रिपल अंडरलाइन, कोर्ट केस ट्रिपल अंडरलाइन, देन आई यूज्ड टू एक्सप्लेन, देन आई यूज्ड टू राइट कंक्लूजन। फॉर्मेट फॉलो किया, बट ऐसा लिखा नहीं, हेडिंग्स ही लिखी मैंने। आई ऑलवेज गॉट 60+ इन लॉ इन माई CA and CMA एग्जाम्स। 60+, अगर आपको नहीं पता, इट इज एग्जाम्पशन, मीन्स यू डोंट हैव टू गिव द पेपर अगेन, विच इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, वर्कड फॉर मी। इज इज ओके एवरीवन? बोलो क्या आंसर है, बोलो। फॉर्मेट बनाना चाहिए ऐसा, हेडिंग लिख के, इट इज अप टू यू। किया तो भी गुड, नहीं किया तो भी गुड। मैं फिर से बोल रहा हूं, किया तो भी गुड, नहीं किया तो भी गुड। हाँ, एट बेसिक लेवल अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, यू कैन राइट दोस हेडिंग्स। मेक श्योर व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, गड़बड़ नहीं करना फिर उसमें, ठीक है? इज इज ओके एवरीवन? राइट? तो ये फॉर्मेट आप बना सकते हो, बट मुझे क्या लगता है,
जैसे आप ऊपर के लेवल पे जाते हो, स्पेशली सीएस एग्जीक्यूटिव, सीए में इंटर, सीए इंटर एंड फाइनल लेवल, वो फाइनल लेवल में तो हर क्वेश्चन अतरंगी और अलग होता है यार। वो 8 मार्क का क्वेश्चन बीच में से होगा जिसमें 3 पॉइंट्स होंगे, 3 कंक्लूजन होंगे। तो कैसा होता है, प्रोविजन टॉप पे लिखो एंड बूम, आंसर टू पॉइंट 1, आंसर टू पॉइंट 2, आंसर टू पॉइंट 3। फिर फैक्ट एनालिसिस वो काम नहीं करता, बिकॉज यू कैन नॉट राइट इट 3 टाइम्स इन 3 सब क्वेश्चंस, इफ यू नो व्हाट आई मीन। थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में? टेंटेटिवली ये फॉर्मेट लिखो, और हाँ कंक्लूजन लिखना जरूरी है। सीए फाउंडेशन का एक टेस्ट सीरीज हुआ अभी, सीएस एग्जीक्यूटिव का भी जस्ट होके गया। एक बच्चा था फाउंडेशन का, ही आर्ग्यूड, 8 मार्क का क्वेश्चन था, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील एज पर सीए एग्जाम। नो नो नॉट 8 मार्क, इट वाज लाइक 4-5 मार्क का क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी। इट वाज ओनली अबाउट अ पर्टिकुलर कोर्ट केस जहां पे कस्टमर सॉलिसिटेशन आपने वादा किया था नहीं करोगे पुरानी कंपनी को, वो कंपनी छोड़ा और कस्टमर सॉलिसिटेशन करने लग गए। लेट मी शो यू दैट पर्टिकुलर केस स्टडी। एक चीज याद रखना, 2 चीज याद रखना। नंबर 1, अगर क्वेश्चन 8 मार्क का है तो 8 मार्क का लिखो, अगर क्वेश्चन 2 मार्क का है तो 2 मार्क का लिखो, अगर क्वेश्चन 5 मार्क का है तो 5 मार्क का लिखो, अगर 4 मार्क का है तो 4 मार्क का लिखो, एंड बी कंसिस्टेंट। मतलब 5 मार्क के 5 क्वेश्चन है। सो आई विल राइट, लेट अस से फॉर एग्जांपल, एक्चुअली क्वांटिफाई मुझे नहीं करना चाहिए, बट मान लो मैं 3/4 पेज लिखा है, तो अगले 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए टेंटेटिवली 3/4 to 1 पेज लिखना है। ये भाई ने क्या किया, सारे क्वेश्चन को आधा पेज लिखा, सेम मार्क के क्वेश्चन को डायरेक्टली 2-3 पेजेस, 2.5-3 पेजेस एवरीवन, सीरियसली आई एम सेइंग। अरे तो पहले वालों को आधा पेज क्यों लिखा है? आता है तो कुछ भी लिखने का क्या? मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या था। सीए फाउंडेशन का एग्जाम का क्वेश्चन था। क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। अगर आपको नहीं पता ये केस में क्या हुआ था, हॉर्न जब रिटायर हुआ गिलफोर्ड मोटर कंपनी से, तो उसने वादा किया कि मैं आपके कस्टमर को चुराऊंगा नहीं, मतलब आई विल नॉट सॉलिसिट योर कस्टमर्स। बट हॉर्न ने क्या किया, हॉर्न ने एक नई कंपनी बनाई, ओके, उसमें उसके एम्प्लॉय किसी को शेयर्स दिए, एंड वो कंपनी के थ्रू उसने सॉलिसिट किया कस्टमर्स को। इट वाज हेल्ड दैट हॉर्न एंड कंपनी आर वन एंड द सेम, द कंपनी इज एन एजेंसी ऑफ हॉर्न। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? क्वेश्चन ये था कि एक पर्सन है, लेट अस कॉल हिम कालिया। तो कालिया ने एक कंपनी छोड़ी और फिर उसने न्यू कंपनी बनाई टू सॉलिसिट कस्टमर। तो क्या ये सही है? द आंसर इज नो। इन वन सेंटेंस यू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल पियर्सिंग। कौन सा पियर्सिंग? जुडिशियल पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। जो पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होता है 2 टाइप का होता है। नंबर 1 स्टैच्यूटरी, लॉ में डायरेक्टली दिया हुआ है, एंड नंबर 2 जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इज दिस ओके एवरीवन? उसके बारे में एक लाइन लिख दो, आप सेक्शन लिख दो इफ एनी, आप कोर्ट केस डाल दो ऊपर, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न 1933, ट्रिपल अंडरलाइन, उसको 3 बार अंडरलाइन या बॉक्स कर दो। सेम पेन सीए वाले काली पेन से लिखते हैं, ब्लैक इंक से लिखना है सीए वालों ने, सीएस वाले ब्लू इंक से लिखते हैं। सेम इंक से, पेंसिल गिरी मत करो, पेपर ही पूरे नहीं होंगे 3-3 घंटे के आपके, उसी से ब्लॉक करो। ठीक है एवरीवन? एक्सप्लेन करो क्या हुआ। तो ये कंपनी का एक सीनियर ऑफिसर था, उसने कंपनी छोड़ी, कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करूंगा, फिर उसने नई कंपनी खोल के वो कॉन्ट्रैक्ट को सर्कमवेंट करने की कोशिश की। एवरीवन आर यू विद मी? ये स्टूडेंट ने क्या किया? लिसन टू मी, ही एक्सप्लेन्ड ऑल द सिचुएशंस ऑफ पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। सर डिंशा मैकेंजी पटीट का कोर्ट केस डाल दिया, आरजी फिल्म्स का कोर्ट केस डाल दिया, वो अमेरिकन और ब्रिटिश फिल्म वाला कोर्ट केस हुआ था ना, नहीं, फिर वर्ल्ड वार वाले जो केसेस थे, कौन सा, कॉर्नर वर्सेस कॉर्नर, डाइमलर टायर, कॉन्टिनेंटल टायर, वो वाला कोर्ट केस डाल दिया। ऐसा पूरा भाई ने 6-7 पॉइंट जॉट डाउन किए। हाँ, डिंशा मैकेंजी पटीट डाला है उसमें। मैंने क्या पूछा है आपसे? 1 मिनट, मैंने क्या पूछा है आपसे और आप क्या डाल रहे हो? अच्छा एवरीवन, क्वेश्चन में ये था, लिटरली ये था, is the contention of company correct? question mark. Answer is yes or no, comma, the contention of company is incorrect in light of above facts. conclusion था ही नहीं। मेरे फैकल्टी ने लिखा where is conclusion question mark, उसने बोला अरे सर मैंने तो conclusion लिखा है। मैंने बोला एक सेंटेंस पढ़, उसने बोला is the contention of company correct। मतलब देखा तूने कहां लिखा है, yes or no, it is incorrect। नहीं सर बट उसके अंदर implied conclusion। फैकल्टी ने उसको 3 मार्क दिए थे, समवेयर 5 या 6 में से, मैंने उसको कट करके 1 मार्क दिया, प्लस और 1 मार्क और एक चीज का दिया, 3 को 2 कर दिया मैंने।
मेरे हिसाब से तो मैं पेपर काट दूं पूरा। हु डू यू थिंक यू आर इन फ्रंट ऑफ अ CS, LLM, PhD? ये जो एग्जामिनर पेपर चेकर होते हैं उनका अलग लेवल होता है बाबा। आप उनके सामने क्या नॉनसेंस लिख रहे हो? आर यू थिंकिंग व्हाट यू आर राइटिंग? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है एवरीवन? राइट सेंसिबली। ठीक है, आपको पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील आता है, सुनो टेक्निक सुनो। 5 मार्क का क्वेश्चन है, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट आता है ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ाना आपने, गुड फॉर यू, गुड। अच्छा लिख दो पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, वहां पे लिख दो 5 सिचुएशंस, 6 सिचुएशंस, सिचुएशन 1 2 3 4। होशियारी मारनी है तो शॉर्ट में 2 लाइन में मारो ना यार, 1 मिनट। इररिलेवेंट चीज क्यों लिखते हो? हाँ नहीं सॉरी, यू आर राइट। और फैकल्टी ने मेरे बहुत दयालु के मार्क्स दिए थे, मैं तो दू ही ना, और मेरे से भी कठोर टीचर्स होते तो बिल्कुल ना दे। आप लोग को आया क्या समझ में? नो गार्बेज यार, गार्बेज मत लिखो। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि बाड़न नोइका ना, बच्चों सुनो, अगर आपको गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न का कोर्ट केस पता है, यू नो द पियर्सिंग और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, देन कैन यू नॉट राइट सेंसिबली 5 लाइन्स? अब उसका सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो मार्क्स कटेंगे क्या? नॉट एज पर माय ओपिनियन। कंक्लूजन सर एग्जैक्ट यही फॉर्मेट, रिलेटेड प्रोविजन, सेक्शन, रूल, कोर्ट केस, फैक्ट्स ऑफ द केस, एनालिसिस और कोरिलेट विद कोर्ट केस एंड कंक्लूजन, यही जरूरी है? नो, यू राइट कोर्ट केस, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स कोर्ट केस में क्या हुआ, राइट द सेंटेंस, द फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस आर सिमिलर टू द कोर्ट केस ऑफ ये एंड ये। कंक्लूजन, I'll give you marks। कहीं लिखा नहीं है कोई इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही लिखना है, नो 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 नो, नहीं लिखा। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में हमें बहुत वेरिएशंस दिखते हैं सेम क्वेश्चन के आंसर्स के। डिड यू अंडरस्टैंड? टेंटेटिवली दिस इज द फॉर्मेट। ये फॉर्मेट पत्थर की लकीर नहीं है। दिस फॉर्मेट विल चेंज इन लाइट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। इज एवरीवन विद मी? लेट मी गिव यू 1-2 एग्जांपल कि कैसे आपको आंसर लिखना है। स्मॉल शेयर होल्डर ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनका नॉमिनल वैल्यू 20,000 रुपए के ऊपर नहीं है। ये लोग आपस में मिलके कितने कितने स्मॉल शेयर होल्डर, 1/10 या 100 विच एवर इज लोअर, और 1000 विच एवर इज लोअर, ये लोग मिलके स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। कंपनी सुमोटो खुद से होके भी अपॉइंट कर सकती है। द अपॉइंटमेंट इज वॉलंटरी, दीज आर द प्रोविजंस। आर यू विद मी? हाउएवर जब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को फायर करने की, रिमूव करने की बारी आएगी तो कौन रिमूव कर सकता है? मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। आर यू विद मी? ये प्रोविजंस है, मैंने रिवाइज करा दिया। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया और ये इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड है, ये मेरा सजेस्टेड नहीं है। दिस इज एज इज रिटन बाय ICSI। CA का भी दिखाऊंगा, CS का भी दिखा रहा हूं, ठीक है? कूल एवरीवन? यस। इन अ जनरल मीटिंग अ मोशन वाज पुट फॉर रिमूवल ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। एक स्मॉल शेयर होल्डर ने बोला फक्त ओनली स्मॉल शेयर होल्डर आर एंटाइल्ड टू वोट। अरे कैसे, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? यू आर ब्रेकिंग द रूल ऑफ मेजॉरिटी ना, कॉमन सेंस। अगर कंपनी में 100 शेयर होल्डर है तो आप बोल रहे हो कि 2 ही शेयर होल्डर वोट करके निकाल देंगे, तो बाकी के 98 पागल है क्या? 1 मिनट, सारे शेयर होल्डर वोट करेंगे ना। और प्रोविजन आपको पता होनी चाहिए, आर एंटाइल्ड टू वोट, एनालाइज विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ द केस। दिस इज ओके एवरीवन? ध्यान से देखो, इन्होंने क्या किया, ये एक्चुअल इंस्टीट्यूट का आंसर है, इससे बेटर हम लिख सकते हैं, बट ये इंस्टीट्यूट का है। अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड इन पर्सुएंस ऑफ सेक्शन 169। सेक्शन कोट कर दी, यस। प्रोविजन कोट कर दिया, यस। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, हो गया ना कोट। कंक्लूजन दे दिया, ऑल द शेयर होल्डर आर एलिजिबल टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर, अदरवाइज द आर्ग्यूमेंट हेंस इज नॉट वैलिड। सेम फॉर्मेट, पहले उन्होंने प्रोविजन दे दिया है ना, उसके बाद में उन्होंने एनालिसिस दे दिया और उन्होंने कंक्लूजन दे दिया। बाय द वे, व्हेन दे राइट सजेस्टेड, दे आर नॉट गिविंग यू मॉडल आंसर, दे आर गिविंग यू नॉलेज। अंडरस्टैंड द डिफरेंस? हाँ, हाउ डज इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट यू टू राइट? मैं बताता हूं कैसे। नंबर 1 प्रोविजन। बोलो प्रोविजन कैसे लिखेंगे? हाय एवरीवन, एवरीवन हेलो, बताओ प्रोविजन कैसे लिखेंगे? मैं यहां पे 2 सेक्शंस कोट करूंगा, ध्यान से सुनो। व्हेन आई विल स्टार्ट, I will quote 2 sections. Is everyone with me? Yes, sir. Very good. ध्यान से देखो मैं कौन सी 2 sections quote करूंगा। Section 151, appointment of small shareholder director, and I will quote section 169, removal of small shareholder director.
दिस इज ओके। मैं थोड़ा सा मेरे दायरे से बाहर चला गया, मैं थोड़ा सा क्या पूछा उससे बाहर चला गया, बट जस्ट फॉर वन लाइन। उन्होंने 169 पूछे, मैंने 151 पे कोट कर दी। एक मिनट, होशियारी मारने के लिए कि मुझे आता है। मैं ये मेंशन करूंगा सेक्शन 151 क्या बोलती है, ओनली स्मॉल शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। 169 उसका उल्टा बोलती है, रिमूवल कैन बी डन बाय ऑल शेयर होल्डर्स। फर्क समझ में आया दोनों सेक्शन में? अपॉइंटमेंट में बताना कौन रिमूव कर सकता है, कौन अपॉइंट कर सकता है, दे कैन ओनली बी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। हाउएवर रिमूवल का टाइम आया तो दे कैन बी रिमूव्ड बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग बाय ऑल शेयर होल्डर। बूम। तो ये हो गया प्रोविजन, ये हो गया प्रोविजन। नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीवन। देन उसके बाद में आप एनालिसिस करो। इन द अबव केस it is being contended that it is being contended by one small shareholder, that small shareholder director can be removed only by small shareholder. This is not as per section 169. आप नीचे फाइनली क्या कंक्लूजन लिख दोगे, the contention or the argument of the aforementioned small shareholder is incorrect. His argument or contention is incorrect or it is not valid. चाहिए तो वापस से एक बार सेंटेंस लिख दो, ऑल द शेयर होल्डर कैन रिमूव स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एट जीएम बाय ओआर, जीएम जनरल मीटिंग, ओआर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मैंने सीक्वेंस वैसे ही फॉलो किया ना, बट मैंने लेफ्ट में बोल्ड में लिखा नहीं कंक्लूजन। ये इट इज किडिश, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, दैट फॉर्मेट इज किडिश। ठीक है, करना है तो करो। इज दिस ओके एवरीवन? जब क्लाइंट से बातें करोगे तो आई डोंट थिंक मैं ऐसे बोलूंगा फैक्ट्स ऑफ द केस डबल अंडरलाइन, आई मीन कम ऑन। ठीक है, आपको लिखना है तो लिखो, बट आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड। इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में वैसा नहीं है। सो आई थिंक वो एक आपका मिथ ब्रेक हो गया कि वैसा ही फॉर्मेट लिखना है। दैट फॉर्मेट इज एक्चुअली गुड, बट देन यू नो इट डिपेंड्स। अभी आप देखो ना, ये और एक सीएस इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, ब्ला 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 ब्ला। आप देख सकते हो सबसे पहले क्या किया है, सेक्शन कोट किया है ना, और फिर लास्ट में नॉट स्टैंड वैलिड, लास्ट लाइन में कंक्लूजन है, और बीच में क्या है, एनालिसिस है, फैक्ट्स दिए हुए, और क्या दिया। आई होप एवरीवन इज विद मी। और एक चीज काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फैक्ट्स के चक्कर में पूरा ही क्वेश्चन कॉपी करते हैं, नो नीड, राइट इन वन लाइन। दिस इज ओके एवरीवन? ठीक है ना? यस, ओके, ऑल राइट। अब मैं एक कोर्ट केस वाला क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने यहां पे क्या लिखा है, दैट देयर कैन बी टू क्वेश्चन। एक हो सकता है केस स्टडी विद केस लॉ, है ना। अभी विदाउट केस लॉ वाला देख लिया हमने, अभी एक केस स्टडी विद केस लॉ दिखा दूं आपको, लेट अस सी। प्रिय विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है ची फाउंडेशन आरटीपी का, मतलब कि ये सीए के इंस्टीट्यूट का ही सोल्यूशन है। मैंने आपको अभी फॉर्मेट क्या बताया, पहले तो ना प्रोविजन लिख दो, सेक्शन डाल दो, कोर्ट केस डाल दो, ऐसे बड़ा बड़ा, फिर बाद में उसको पूरा पे एक्सप्लेन कर दो, देन यू कोरिलेट कि ऊपर क्या दिया है, नीचे क्या दिया, लास्ट लाइन मस्ट बी, लास्ट लाइन मस्ट बी, जो क्वेश्चन में दिया वही कॉपी करो। द कंटेंशन ऑफ दिस पर्सन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। यस, रॉयल थिएटर कैन स्यू द एक्ट्रेस। नो, रॉयल थिएटर कैनॉट स्यू द, अरे उससे के तो मार्क्स है यार, पूरा एक्सप्लेन करोगे बट कंक्लूजन नहीं लगोगे तो क्या पॉइंट ना। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप जज हो और डिग्री दे ही नहीं रहे, तो मतलब क्या कर क्या रहे हो, समझ में आया कि नहीं एवरीवन? तो ऐसा आप नहीं कर सकते, आप अकाउंटेंट हो बट फाइनल अकाउंट्स बने नहीं रहे। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। प्लीज डोंट बी माई like my that student who had full knowledge of piercing of corporate will, but उसे आंसर कंक्लूजन नहीं लिखा। प्लीज डोंट डू दैट। हाँ, अभी ध्यान से सुनो एवरीवन, ये देखो, आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन। ये रहा सीए फाउंडेशन आरटीपी का क्वेश्चन। नाउ आई विल नॉट बोर यू, पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ के नहीं बता रहा, बट सुनो, ओवरऑल बता देता हूं क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन में एक्स और वाई के बारे में दिया और प्राइस वाइज के बारे में दिया है। आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो पता ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इन केस ऑफ ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच, आई कैन सी यू फॉर ऑर्डिनरी डैमेजेस, आई कैन सी यू फॉर ऑर्डिनरी डैमेजेस विदाउट नोटिस। नो नोटिस नीड बी गिवन ऑफ ऑर्डिनरी डैमेजेस। हाउएवर, स्पेशल डैमेजेस के लिए आप कब स्यू कर सकते हो, व्हेन दी अदर पार्टी हैड प्रायर नोटिस। याद आ रहा है कि नहीं एवरीवन आपको?
अच्छा, इसका सेक्शन तो है सेक्शन 73 ब्ला 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 डैमेजेस का, साथ में लीडिंग कोर्ट केस क्या कौन सा है, हेडली वर्सेस बैक्सेंडाइल। तो मैं पेपर लिखते टाइम कैसे लिखूंगा मैं आपको बताता हूं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस, सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, डबल अंडरलाइन, 2 लाइन्स ब्लैंक। कोर्ट केस हेडली वर्सेस बैक्सेंडाइल, 2 लाइन ब्लैंक्स। वाई? सो दैट एग्जामिनर को कैच होगा। ये देखो ना, मैं दिखाता हूं। अगर ऐसा मैं आंसर लिखूं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 लाइन ब्लैंक, एग्जामिनर को हाईलाइट होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आंसर लिखते टाइम ऊपर का तो लाइन मार्जिन ब्लैंक ही है, और ऊपर हेडिंग लिख के इसको मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया और वापस से 2 लाइन ब्लैंक छोड़ी, तो एग्जामिनर की नजरों में आ जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? ये स्टेप 1। उसके बाद में क्या करेंगे मुझे बताओ? ज्ञानबाजी लिखेंगे, ठीक है। और हां, मैं तो टैबुलर फॉर्म में बहुत लिखता हूं। ऑर्डिनरी डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। ऑर्डिनरी डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, इनटू ब्रैकेट फॉर्मूला, डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ऑर्डिनरी डैमेजेस का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अरे ऊपर वही पूछा है ना उन्होंने रेट वेट दिया, वो रेट कंप्यूट करके देना है। डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, स्पेशल डैमेजेस कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, प्रायर नोटिस बी गिवन टू अदर पार्टी। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर यूज की नहीं की। प्रायर नोटिस शुड हैव बीन गिवन टू अदर। ठीक है ना, आया समझ में? नाउ आई हैव एग्जामिनर्स अटेंशन। अब एग्जामिनर को पता यार ये बच्चे ने पढ़ के आया है, ये बच्चे ने सेंसिबली लिखा है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? आई डोंट वांट टू स्केयर यू, बट हैंडराइटिंग देख के एग्जामिनर को आपके साइकोलॉजी और लेवल का भी समझ में आता है। ठीक है ना एवरीवन? अगर नॉन कैलिग्राफिक हैंडराइटिंग भी होगी, कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग अलग लेवल पे चलता है, उनका हैंडराइटिंग थोड़ा विचित्र और विम्सिकल होता है, वो देख के समझ में आता है। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज अल्ट्रा स्मार्ट, ही इज एट वेरी सीनियर डेजिग्नेशन इन अर्नस्ट एंड यंग, E&Y में प्लेसमेंट है। सीधा फोन कर, उसको चेनू बुलाता हूं मैं, चेनू। सब क्लाइंट के सामने क्या रे चेन्या कैसा है, बट या सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। उसकी हैंडराइटिंग, हम लोग के साथ में हम सीए बने, उसकी हैंडराइटिंग सुभान अल्लाह, क्या लिखता था, क्या खिचड़ी पकाता था। मेरे को कभी एक वर्ड भी उसने नोट दिया एक बार, मतलब भाई तू रख ले, मैं तो इससे नापास हो जाऊंगा भाई। कुछ नहीं समझ में आता, बट एवरीवन उसका दिमाग, नाउ बीइंग अ मैच्योर टीचर आई रियलाइज उसका दिमाग अलग लेवल पे चलता था। तो उसका जो थॉट प्रोसेस था वो और उसका लिखने का स्पीड मैच नहीं होता था, तो बहुत खींच के वो बहुत फास्ट और अलग तरीके से लिखता था, एग्जामिनर को देख के आता है। बट एनीवेज, नीटली लिखो, हैंडराइटिंग कैसा भी हो रहा है तो नीटली लिखोगे, इतना कर सकते हो। मेरा भी हैंडराइटिंग लेग हंड्रेड है, बट मैं क्या करता हूं थोड़ा अपर केस में, मैं क्या करता हूं अपर केस में एग्जाम में भी लिखता था, अपर केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा चलो एनीवेज, तो यार ये सब प्रोविजन विजन एक्सप्लेन करो, आर यू विद मी? ठीक है। उसके बाद में कोर्ट केस, ये हाईलाइट करने का, बड़ा बड़ा मस्त एकदम बॉक्स वॉक्स करने का उसको, उसके बाद में एक्सप्लेन करने का। अब ये देखो, ये सेंटेंस देखो, द प्रॉब्लम आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73। द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सिमिलर टू द कोर्ट केस हेडली वर्सेस बैक्सेंडाइल। ये सेंटेंस डालने का, एंड देन यू एक्सप्लेन। अब देखो नीचे उन्होंने कंपटीशन दिया है, अब मैं तो कंपटीशन नहीं, देखो ना कंपटीशन कैसा किया उन्होंने, एक्स इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डिफरेंस ऑफ 500। मैं तो ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ब्ला ब्ला ब्ला, मान लो आई डोंट नो क्या फिगर्स है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 800 एंड मार्केट प्राइस 1300, देयरफॉर डैमेजेस। बोलो कितना हो गया दोनों का डिफरेंस? 500। बेटर ना, बेटर प्रेजेंटेशन ना एवरीवन। ऐसा खुद का दिमाग लगाने का एग्जाम में, मैं तो ऐसा लिखूंगा यार, और ऐसा लिख के मैं सीएसए में बनाऊं। इज दिस ओके एवरीवन? लास्ट देखो, कंक्लूजन देखो, द अमाउंट ऑफ डैमेजेस वुड बी दिस मच। कंक्लूजन क्या रॉक सॉलिड 1 सेंटेंस आंसर दे दिया, डैमेजेस इतना होगा, बात खत्म। यस द कंटेंशन इज करेक्ट, नो द कंटेंशन इज इनकरेक्ट। बच्चे कंक्लूजन नहीं लिखते यार, मैं 0 दूंगा यार कंक्लूजन नहीं लिखा तो। तुम ना वर्किंग कुछ भी होने था। मैंने क्या पूछा है पेपर में, आई हैव आस्क्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दिया आपने पूरा वर्किंग करने दो। अरे भाड़ में क्या आपका वर्किंग। आई एम योर टैक्स क्लाइंट, मैंने पूछा है मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना है, मैंने पूछा इंटरेस्ट कितना पे करो असेसिंग ऑफिसर को, आपने पूरा कंपटीशन लिखना है, आपने इंटरेस्ट लिखा ही नहीं फाइनली।
अरे मैं आपको 1 भी रुपया नहीं दूंगा, आई विल फायर यू एज माई सी और CS। कंक्लूजन क्यों नहीं लिखते यार? कंक्लूजन लिखो, एकदम क्लियर है और हार्डकोर नहीं, ऐसा ही फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसा किसने बोला? द क्वेश्चंस आर सब्जेक्टिव, दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स कंपटीशन, so there is no format as such. But what do you write? Provision, you quote the court case, you quote the section, the facts of this problem. ये देखो ना कितना सुंदर लिखा है। The problem asked in this question is based on the provision of section 73. The facts of the case are similar to court case so and so. ये सेंटेंस होना चाहिए, एंड देन फाइनली कंक्लूजन है। एक्सप्लेन करो ना, आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। ये आपका एनालिसिस हो गया पूरा, इजी। और फैक्ट्स ऑफ द केस लिमिटेड लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, राम ब्ला 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 ब्ला। 8 मार्क का क्वेश्चन अगर 8 लाइंस का लिखा है तो 5 मार्क का क्वेश्चन 5 लाइन का, और 2 मार्क का क्वेश्चन 2 लाइन का लिखना है, टेंटेटिवली स्पीकिंग। हाँ, ये भी बच्चे पूछते हैं सर 5 मार्क का क्वेश्चन कितना? मुझे ऐसा लगता है जनरली स्पीकिंग बाय एक्सपीरियंस 5 मार्क्स विल गो समवेयर बिटवीन 3/4 पेज to 1.25 pages. 3/4 पेज से 1 पेज या 1.25, मतलब कि सवा पेज, 5 मार्क्स। ठीक है, 8 मार्क्स है टेंटेटिवली 2 पेजेस। 8 मार्क में 3 पॉइंट दिए, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। मेरा 1 पेज पे खत्म हो गया, तो ठीक है ना यार, उसमें और खींचो मत। दिस इज फाइन एवरीवन, आर यू विद मी? एनी डाउट सो फार? केस स्टडी विद केस लॉ, केस स्टडी विदाउट केस लॉ। मेरा फाइनल आंसर आपको है, यदि पढ़ा है मार्क्स मिलेंगे। और हां, दिखावा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आई टोल्ड यू ना, मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा टेबल देखो हाथ से बनाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, नॉट दैट बैड ना, नॉट दैट बैड, आई एम सॉरी। मार्केट में ज्यादा में मिल रहा है ना मुझे कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस मतलब कि इनटू ब्रैकेट कौन सा? ऑर्डिनरी डैमेजेस। ओडी नहीं लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी डैमेजेस पूरा लिखना। हाँ, थोड़ा शॉर्ट में ORD डॉट डैमेजेस तो भी ठीक है, ओडी मत लिखना बाबा, ओवरडोज हो रहा है क्या उसको ड्रग का? हाँ, ऑर्डिनरी डैमेज कितना? 500 बॉक्स। नॉट बैड ना, नॉट बैड। आई नो आई एम नॉट परफेक्ट, आई नो कि मेरा हाथ कैलिग्राफिक नहीं है, मेरे हाथ से स्केल की लाइंस नहीं बनती है, फ्री हैंड किया है मैंने, नॉट दैट शैबी। ओके ओके, थोड़ा दिख तो रहा है। ऊपर 1 लाइन ब्लैंक, नीचे 1 लाइन ब्लैंक। मैंने सब लोग को स्टेंसिल गिफ्ट किया है मेरे नाम के साथ, सबको स्टेंसिल गिफ्ट किया है, मैं राइट? नहीं किया गया दिवाली पे गिफ्ट? हाँ, सबको किया मैंने। वो स्टेंसिल एग्जाम में लेके जाने का और उससे बॉक्सेस बनाने के, स्क्वायर्स बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, सर्कल बनाओ। अभी देखो ना, आज मैं आपको क्या सिखाने वाला था उसको भी मैंने सेंसिबली एक डायग्राम में डाल दिया ना। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ओके एवरीवन? वो तरीके से लॉ का पेपर लिखो, केस स्टडी विद मल्टीपल क्वेश्चंस। हाँ, अभी बताओ मेरे को, एनालिसिस, कंक्लूजन, हाँ बताओ अभी मेरे को। सो नॉट हार्ड एंड फास्ट, द फॉर्मेट्स आर नॉट हार्ड एंड फास्ट। ओके एवरीवन, बूम, look at this question. P sells by auction to Q a horse which he knows to be unsound, blah 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 blah. Situation A, situation B, situation C. मैं आपको फॉर्मेट बताऊं, explain the provision pertaining to whether the silence is likely to affect person's willingness etc. आपको समझ में आया? अरे वो साइलेंट रहा, पर्सन साइलेंट रहा, does silence amount to fraud? This is the heading. You can write bold में heading, does silence amount to fraud? Question mark, double underline. I have evaluated वो क्वेश्चन किस कंसेप्ट के बारे में, कंसेप्ट लिखो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड ab initio, डबल अंडरलाइन, वो कंसेप्ट का नाम है। आर यू विद मी? ये कंसेप्ट का नाम क्या है? इज साइलेंस फ्रॉड, और प्रॉपरली डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड। तो ये मैंने पहले सेक्शन 17 का प्रोविजन एक्सप्लेन किया है। आर यू विद मी? 5 लाइन में एक्सप्लेन किया मैंने, उसमें भी सेक्शन 17 ऊपर लिख के डबल अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो। आर यू कूल विद दिस? देन सिचुएशन ए, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, सिचुएशन बी, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, सिचुएशन सी,
कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। इसमें यू कैन गेट थोड़ा सा क्रिएटिव। बताओ ये कैसे आप कर सकते हो, एबीसी को थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन कर सकते हो। देखो आप मुझे बताना गुड और बैड, ए बी सी। कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, डबल अंडरलाइन, बरोबर है। पॉइंट 1 ब्ला ब्ला ब्ला, पॉइंट 1, पॉइंट 2 ब्ला ब्ला ब्ला, पॉइंट 1 ब्ला ब्ला, पॉइंट 2 ब्ला ब्ला। बेटर प्रेजेंटेशन, यस। ऐसा दिया है क्या मेरे को, भगवान ने ऊपर से प्रिंट निकाल के दिया है ये फॉर्मेट बनाना। यूज कॉमन सेंस। आर वी इन एग्रीमेंट एवरीवन? और हाँ, आई विल नॉट वेस्ट क्लासेस टाइम, बट सीएस एग्जीक्यूटिव का मेरे को एक सुंदर केस स्टडी विद मल्टीपल क्वेश्चन दिखा था, इतना सुंदर, सीएस इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड था यार। उसमें ना हर पॉइंट को पहले एक्सप्लेन किया उन्होंने। आई थिंक सी लॉ का एक क्वेश्चन था, हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया 1 2 3, वापस से 1 2 3 का आंसर लिखा उन्होंने। इतना मस्त लिखा ना उन्होंने, मैं क्या बताऊं। तो वैसा भी आप लिख सकते हो, एक्सप्लेन पॉइंट 1 2 3 देन आंसर 1 2 3। बट उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कंक्लूजन या एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉइंट, दे डायरेक्टली डिड इट। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट एक्सेप्शंस। प्रोविजन, कंक्लूजन, एनालिसिस, अरे नहीं, नो। सिचुएशन नंबर 1, सेक्शन 25, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सिचुएशन नंबर 2, गिफ्ट बिटवीन डोनर एंड डोनी और कंप्लीटेड गिफ्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटेड गिफ्ट। सिचुएशन नंबर 3, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, एजेंसी, बेलमेंट, चैरिटी, टाइम बार्ड डेट। वेरी गुड माय डियर, टाइम बार्ड डेट, डेट्स विच आर बार्ड बाय द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन। और हां, कमिंग टू द पॉइंट, जब पढ़ोगे, जब पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई भी पॉइंट वाइज में करनी है। ओके एवरीवन, आपको तो मेरा मेगा चार्ट का लॉजिक पता ही है, हर चीज को लिख के लेना है पॉइंट वाइज, हर चीज का आपको मेगा चार्ट बनाना है। सो अलाउ मी टू शो यू अनदर क्वेश्चन, पार्टनरशिप में आता है बहुत बार एग्जाम में, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। Write a short note on dissolution of partnership. You are company secretary, you are chartered accountant of the company. You have to write a note to the managing director explaining the provision of law. Write a note. इसमें conclusion analysis वो काम नहीं करेगा. It is a descriptive answer. Right everyone? So I draw your attention to the screen. देखो इसको कैसे लिखना है। पार्टनरशिप के अंदर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्टनरशिप को बंद कैसे कराया जाता है। आई होप एवरीवन इज विद मी, यस और नो? आंसर इज मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। नंबर 1 एग्रीमेंट, नंबर 2 all except one partner becoming insolvent, number 3 business becoming lawful, number 4 certain contingencies, number 5 at will by giving notice। तो ये कैसा हो गया, डिस्क्रिप्टिव, एज इज उसको उतार के लिखो। आई होप एवरीवन इज विथ मी, एब्सोल्युटली ओके एवरीवन, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। सो अगेन बॉटम लाइन क्या है मेरे को बताना। नंबर 1, यू शुड हैव द नॉलेज, एंड नंबर 2, यू शुड हैव द क्रिएटिव स्किल्स टू प्रेजेंट द नॉलेज इन अ ब्यूटिफुल मैनर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग मैं अंतर्यामी हूं, आई एम द बेस्ट टीचर, बट I do have my techniques whereby I use color scheme. Implied authority कब है? Implied authority के acts क्या है? Greening. क्या implied authority में नहीं आता? Reading. Negative list, positive list. Yes or no everyone? And then everyone, I have my way of preparing these stick figures and diagrams to explain to you the provisions. Sir, exam में ऐसा कर सकते हैं? No. Box बना सकते हैं. Process box. जैसे कि invitation to offer, arrow, acceptance. Box, arrow. I hope everyone is with me. Those diagrams are absolutely valid. Then dissolution, modes of dissolution में you can prepare a small inverted T diagram. Everyone, what are the disqualifications? What are the disqualifications that will attract your firm or your firm will face if they don't get themselves registered? Number 1, cannot sue third party. Number 2, cannot claim set of more than ₹100. Number 3, partner cannot sue the firm and partner cannot sue other partners.
तो आपने देखा मैंने इन्वर्टेड टी डायग्राम बनाया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, बॉक्स, अपना पेंसिल यूज करके बॉक्स बना सकता हूं। ऐसा थोड़ा प्रेजेंटेशन करो। आई होप दिस हेल्प्स। फिर से बता दूं, सर मुझे ना रिलेटेड प्रोविजन डबल अंडरलाइन, अरे नॉनसेंस, अगर सेक्शन भूल गए, कोर्ट केस भूल गए, क्या लिखोगे? ठीक है ना एवरीवन? सर फैक्ट्स ऑफ द केस डबल अंडरलाइन, सर एनालिसिस डबल अंडरलाइन, कंक्लूजन डबल अंडरलाइन, ऐसा फॉर्मेट मुझे बनाना है और मुझे हेडिंग लिखनी है। लिखो, बट मेक श्योर दैट व्हाट यू आर राइटिंग यू नो। आपको पता होना चाहिए बॉस व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, एंड देन यू कैन डू इट। अदरवाइज डायनेमिक पेपर में ऐसा नहीं किया तो भी चलेगा। हाँ, सीए फाउंडेशन लेवल पे यू कैन डू इट, बट इंटर एग्जीक्यूटिव फाइनल लेवल आई विल नॉट रिकमेंड। ठीक है, ओके ओके। मेन पॉइंट इज पढ़ाई करो और प्रोविजंस को याद रखो। प्रोविजन को याद रखना सब कुछ नहीं है, केस स्टडी पढ़ के जाओ। मैंने आपको बुक्स दी हुई है सारी केस स्टडी की, वो केस स्टडी पढ़ो, उससे क्लिक होता है, ओ प्रोविजन को ऐसे अप्लाई करते हैं क्या। अगर मैंने बुक में लिख दिया कि टमाटर को कैसे काटना है और प्याज को और अंडे को कैसे तोड़ना है, प्याज को कैसे काटना है, कर पाओगे? प्रोबेबली नॉट। बट व्हेन यू सी समवन एक्चुअली डूइंग इट, देन उसको आपको इजीली क्लिक होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सेम विद केस स्टडी क्वेश्चन। तो केस स्टडी अच्छे से करके जाओ। मैंने सबको एडिक्वेट नंबर ऑफ बुक्स और क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो सब पढ़ के जाओ। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। ओके, यस, ग्रेट। थैंक यू सो मच एवरीवन।